दोस्तों, क्राइम की दुनिया भी वाक़ई बड़ी अजीब है। कई बार जो दिखता है वो असल में होता ही नहीं है और कई बार जो होता है वो असल में दिखाई ही नहीं देता। आज की कहानी भी एक ऐसे कत्ल की कहानी है जिसमें मौके से एक लाश मिलती है। लाश के पास से एक सुसाइड नोट मिलता है। मौत के सारे सबूत मिलते हैं, मौत की वजह मिलती है और पुलिस मानकर चलती है कि ये वाक़ई एक आत्महत्या का केस है। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पूरी घटना ही बदल जाती है। दोस्तों आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग। हमारे यूट्यूब चैनल इमरान ट्रू स्टोरी में आपका स्वागत है। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें। अब आते हैं आज की कहानी पर। आज की जो सच्ची घटना है, सच्ची घटना है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की। भोपाल की सेंट्रल जेल में राजेश परमार नाम का एक व्यक्ति उम्र कैद की सज़ा काट रहा होता है। बात है 15 जून 2019 की। 15 जून 2019 को तकरीबन रात के 9 बजे राजेश को सूचना मिलती है कि उसके पिता की मृत्यु हो गई है। अब पिता की मृत्यु की सूचना मिलने के बाद 16 जून को राजेश को 14 दिन की पैरोल दी जाती है। अब राजेश 16 जून को 14 दिन के लिए पैरोल पर बाहर आता है और 29 जून को शाम 5 बजे तक उसे वापस जेल जाना होता है। अब जेल से बाहर आने के बाद राजेश अपने पिता की जो अंतिम क्रिया है उसको पूरी करता है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है। अब 14 दिन कैसे बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। अब तारीख आ जाती है 29 जून, यानी वही तारीख जिस तारीख को राजेश को वापस जेल जाना होता अपनी उम्र कैद की जो सजा है उसको पूरी करने के लिए। 29 जून को जेल प्रशासन राजेश का इंतजार कर रहा होता है कि हमारा एक कैदी आएगा। लेकिन 29 जून को सुबह 5 बजे राजेश जिस इलाके में रहता है वहाँ के आसपास के लोग देखते हैं कि राजेश के घर से आग के शोले और धुआं उठ रहा है। अब आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, फायर ब्रिगेड को फ़ोन करते हैं, साथ में एक लोकल पुलिस आ जाती है। आसपास के लोगों की मदद से किसी तरह आग को बुझाया जाता है, आग पर काबू पाया जाता है। अब जैसे ही लोकल पुलिस उस कमरे में जाती है जिसमें आग लगी हुई थी, तो देखती है कि वहाँ पर एक लाश पड़ी हुई है जो पूरी तरीके से जल चुकी है, आग में झुलस चुकी है, जिसको पहचान पाना भी बेहद मुश्किल होता है। अब पुलिस आसपास की छानबीन करती है, तलाशी लेती है, तो लाश के साथ साथ बराबर वाले एक कमरे से एक सुसाइड नोट मिलता है। सुसाइड नोट में लिखा होता है कि आज मेरी 14 दिन की जो पैरोल थी वो ख़त्म हो रही है और मैं अब जेल जाना नहीं चाहता हूँ। पहले ही 5 साल की जो ज़िंदगी थी वो जेल में बिता चुका हूँ जो काफ़ी तकलीफ़देह थी और मैं अब ऐसा कोई परिवार में रहा नहीं है, माता-पिता की मृत्यु हो गई है जो आगे कभी पैरोल दिला सके और मैं खुद आत्महत्या करने जा रहा हूँ। मेरी मौत का ज़िम्मेदार किसी को न समझा जाए। अब सुसाइड नोट मिलने के बाद पुलिस मानकर चलती है कि ये वाक़ई एक आत्महत्या का केस है। पुलिस डेड बॉडी को अपने कब्ज़े में लेती है, पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। उधर सुसाइड नोट की एक कॉपी भोपाल भोपाल की जो सेंट्रल जेल होती है उसको भिजवा दी जाती है। अब जेल प्रशासन जेल प्रशासन को भी लगता है कि हमारा जो एक कैदी था वो वाक़ई मर चुका है और उसका जो केस है उसकी क्लोज़ करने की तैयारी में जेल प्रशासन लग जाता है। इधर जेल प्रशासन केस बंद करने की तैयारी में लगा रहता है, तो उधर 2 दिन के बाद जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पूरी घटना बदल जाती है। जेल प्रशासन सहित लोकल पुलिस दंग और हैरान रह जाती है, क्योंकि रिपोर्ट में जो मौत का कारण होता है वो जलने से नहीं बल्कि गला दबाने से आता है। अब जो व्यक्ति खुद मरना चाहता हो, आत्महत्या करना चाहता हो, खुद सुसाइड नोट लिखा हो, मौत के सारे सबूत मिले हों, मौत की वजह मिली हो, आखिर उसको गला दबाकर कौन मार सकता है। अब मामला थोड़ा कठिन था, तो उस इलाके के एसएसपी के पास मामला पहुंचता है। कुछ तस्वीरें जो मौका वारदात पर लोकल पुलिस ने ली थी, कुछ तस्वीरें जो एसएसपी साहब को भिजवाई जाती हैं। कप्तान साहब सभी तस्वीरों को बहुत बारीकी से देखते हैं। एक तस्वीर पर जाकर एसएसपी साहब की जो नज़र थी वो ठहर जाती है। वो तस्वीर देखने में थोड़ी अजीब लगती है। अजीब इसलिए लगती है क्योंकि जो मरने वाला व्यक्ति होता है, जो लाश होती है उसके जो दोनों पैर थे वो आपस में चिपके हुए थे। जबकि अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है, दर्दनाक मौत को अपने गले लगाता है, तो उसके हाथ पैर खुले हुए होने चाहिए, ना कि चिपके हुए। अब
इस तस्वीर को देखकर एसएसपी साहब को थोड़ा शक होता है और एसएसपी साहब उस इलाके में जाते हैं, एक बार नए तरीके से जांच करते हैं तो पता चलता है कि राजेश ने 16 जून को जेल से बाहर आने के बाद एक नंबर लिया था। अब उस नंबर की एसएसपी साहब उस नंबर की को जो लोकेशन है वो निकलवाई जाती है तो पता चलता है कि ये नंबर तो 29 तारीख से ही बंद है। लेकिन उस नंबर की जो कॉल डिटेल थी उसमें एक नंबर मिलता है जिस पर राजेश ने कई बार बात करी हुई थी उन 14 दिनों के अंदर। अब जब उस नंबर की पड़ताल करी जाती है तो पता चलता है ये किसी निहाल का नंबर है और निहाल राजेश के मकान पर किराए पर रहता था जो कुछ दिन पहले ही छोड़कर चला गया। अब निहाल की लोकेशन निकलवाई जाती है तो निहाल की लोकेशन जो है वो गुजरात की आती है। अब पुलिस की एक टीम गुजरात पहुंच जाती है और गुजरात पहुंचकर निहाल को गिरफ्तार कर लेती है। अब जैसे ही पुलिस निहाल से पूछताछ करती है तो निहाल बताता है कि राजेश ने जेल से बाहर आने के बाद उससे संपर्क किया था और वो बहुत परेशान था और दुखी था और वो कह रहा था कि अब वो जेल नहीं जाना चाहता है, किसी भी तरीके से जेल से बाहर रहना चाहता है। और एक दिन 24-25 जून को राजेश उसके पास फ़ोन करता है और कहता है कि उसके पास एक आइडिया है, अगर वह कानून की नज़र में मरा हुआ साबित हो जाए तो जेल जाने से बच सकता है। और इसके लिए सच में किसी को मारना होगा। अब ये बात सुनकर निहाल घबरा जाता है और वो किसी भी तरह की मदद करने से इनकार कर देता है। लेकिन जब राजेश निहाल को 1 लाख रुपए का लालच देता है और निहाल 1 लाख रुपए देखता है तो उसकी नीयत टूट जाती है और वो उसके मन में लालच आ जाता है। अब राजेश और निहाल 28 जून को शाम 5 बजे के बाद भोपाल की सड़कों पर निकलते हैं एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में जिसकी कद काठी राजेश की तरह हो। एक ऐसा व्यक्ति जिससे ना तो उनकी कोई दोस्ती है ना कोई दुश्मनी है और वो उस नज़रों से उसको देख रहे हैं कि उनको उस व्यक्ति को मारना है। ऐसे लोग वाकई बहुत खतरनाक होते हैं। इधर उधर काफ़ी तलाश करने के बाद उनको एक व्यक्ति मिलता है जिसका नाम राजू होता है। अब वो राजू से बातचीत करते हैं, दोस्ती करते हैं, तीनों मिलकर शराब पीते हैं। अब शराब पीने के बाद राजेश राजू से कहता है कि तुम हमारे नए नए दोस्त हो तो चलो मिलकर आज पार्टी करते हैं, आज हम आपको दिल खोल कर पार्टी देंगे। अब राजू राजेश की बातों में आ जाता है और राजेश, निहाल और राजू तीनों मिलकर राजेश के रूम पर जाते हैं और वहाँ जाकर खूब मौज मस्ती और पार्टी करते हैं। और निहाल और राजेश दोनों मिलकर राजू को इतनी शराब पिलाते हैं कि वो नशे में टल्ली हो जाता है। और जब वो नशे में धुत हो जाता है तो निहाल और राजेश दोनों मिलकर राजू का गला घोंट देते हैं और उसके मौके पर ही मौत हो जाती है। जब जब राजू दम तोड़ देता है तो निहाल और राजेश आसपास से किताबें, कुछ कॉपी, कुछ कागज इकट्ठा करते हैं और उसके ऊपर डालते हैं और फिर एक बाइक से पेट्रोल निकाल कर उसके ऊपर छिड़क कर उसमें आग लगाकर वहाँ से दोनों फरार हो जाते हैं। अब राजेश और निहाल दोनों राजू को मारने के बाद दोनों अलग अलग जाते हैं। निहाल सीधा गुजरात चला जाता है, राजेश कहाँ जाता है निहाल को भी नहीं पता होता है। लेकिन वो जाते वक्त निहाल से कहता है कि वो जहाँ भी जाएगा उसको बता देगा। और अब क्योंकि निहाल जो होता है वो पुलिस की कस्टडी में होता है और पुलिस को इंतज़ार होता है राजेश के निहाल से संपर्क करने का। काफ़ी लंबा समय इंतज़ार करने के बाद एक दिन अचानक निहाल के मोबाइल की घंटी बजती है और जैसे ही निहाल फ़ोन उठाता है तो सामने राजेश बोलता है और कहता है कि सब कुछ ठीक है, किसी को पता तो नहीं चला? तो निहाल कहता है नहीं नहीं, किसी को नहीं पता है, आप ये बताओ आप कहाँ हो? तो राजेश कहता है कि वो चेन्नई में है और निहाल उससे कहता है कि चेन्नई में मेरे कुछ दोस्त हैं, जानकार हैं, अगर किसी तरह की मदद की ज़रूरत हो तो बताना। और ये कहकर राजेश फ़ोन काट देता है। अब पुलिस को ये पता चल चुका होता है कि राजेश जो है वो चेन्नई में है। पुलिस की एक टीम चेन्नई रवाना हो जाती है। जैसे ही पुलिस की एक टीम चेन्नई पहुंचती है तो एक बार फिर राजेश का दोबारा कॉल आता है निहाल के पास और वो कहता है कि उसे कुछ मदद की ज़रूरत है, कुछ पैसों की ज़रूरत है। तुमने कहा था कि तुम्हारे कुछ दोस्त हैं, जानकार हैं। तो निहाल बताता है कि हाँ, उसके 2 दोस्त हैं जो चेन्नई में रहते हैं, चेन्नई के रहने वाले हैं, आप उनके पास चले जाओ, तुम्हारी कुछ न कुछ मदद कर देंगे। अब निहाल राजेश से एड्रेस दे देता है और अब पुलिस की टीम क्योंकि वहाँ पहले ही मौजूद होती है तो
वो उस ठिकाने पर पुलिस के 2 लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं, चेन्नई की वेशभूषा में, धोती-कुर्ते में और एक पगड़ी लगाकर। अब राजेश उस एड्रेस पर पहुँचता है और जाकर जो 2 पुलिस वाले होते हैं, जो चेन्नई की वेशभूषा में होते हैं, उनसे कहता है कि मुझे निहाल ने भेजा है और मेरा नाम राजेश है। अब जैसे ही दोनों को पता चलता है कि यही राजेश है, तो दोनों उसको वहीं पर दबोच लेते हैं। आस-पास ही एक पुलिस की एक टीम मौजूद होती है, उसको वहाँ से गिरफ्तार कर कर भोपाल लेकर आते हैं और जैसे उसको भोपाल लाया जाता है, उससे पूछताछ पुलिस करती है, तो अपना जुर्म कबूल कर लेता है और जुर्म कबूल करने के बाद एक बार फिर वो एक और मर्डर के केस में वापस जेल जाता है।